सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अहोम साम्राज्य और जेरंगा पोथार के विषय में। जो अहोम साम्राज्य था उसी का एक क्षेत्र है जेरंगा पोथार, जो कि इस समय काफी चर्चा में बना हुआ है। जेरंगा पोथार इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर इतिहास की एक ऐसी घटना हुई थी जो कि काफी विभत्स थी, लेकिन उस घटना ने असम की महिलाओं को न सिर्फ शक्तिशाली बनाया, अर्थात उनकी जो विल पावर है उसको मजबूत किया, बल्कि यह मान्यता स्थापित की कि जो महिलाएं हैं वह अपनी जान देकर भी कुछ मूल्यों की रक्षा करती हैं। और इसी के कारण जो जेरंगा पोथार है, इसका जो इतिहास है वह काफी साउंड रहा है, काफी मजबूत है। इस समय फिर से जेरंगा पोथार यह चर्चा में बना हुआ है, और जब जेरंगा पोथार चर्चा में बना हुआ है तो चूंकि जेरंगा पोथार का संबंध है अहोम साम्राज्य से, तो इसी के कारण अहोम साम्राज्य भी चर्चा में बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम का दौरा किया था और उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की थी, और यह जो कार्यक्रम हुआ था जेरंगा पोथार में हुआ था। तो समझेंगे आखिर अहोम साम्राज्य क्या था, जेरंगा पोथार की घटना क्या थी, कौन सी यहाँ पे घटना हुई थी, क्या इसका इतिहास है। आइए हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम मैप का सहारा लेंगे, जिससे टॉपिक पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बेहतर हो सके। देखिए, सबसे पहले आपका यह है दिल्ली राजधानी क्षेत्र, और यहाँ से अगर हम पूरब की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक असम जो है कि राज्य दिखाई देगा। इसको कुछ लोग असम साउंड करते हैं, कुछ लोग आसाम साउंड करते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही राज्य। अब ये जो पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य है, आप देख सकते हैं काफी बड़ा है, और इस राज्य से होकर आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती, और ये ब्रह्मपुत्र की घाटी से संबंधित राज्य, जिसकी कृषि उत्पादकता काफी ज्यादा है, और यहाँ की जो संपन्नता है, यहाँ पर जो विकास की संभावना है वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोलियम से लेके कई प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, एग्रीकल्चर की संभावनाएं भी काफी ज्यादा है, और यहाँ की जो मिट्टी है उसकी उत्पादकता भी ज्यादा है। उत्पादकता इस वजह से ज्यादा है चूंकि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, यह नदी क्या होती है, जब प्रवाहित होते समय अपने जल के साथ यह कुछ खनिज लेकर आती है। ये खनिज कहाँ से लेकर आती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी जिन क्षेत्रों से होकर आती है वह पर्वत क्षेत्र हैं, चट्टानी क्षेत्र हैं, और इन चट्टानों में कई प्रकार के खनिज मिलते हैं। जब ये नदी इन क्षेत्रों से होकर आ रही है तो खनिजों को लेकर आ रही है, और यह खनिज ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में क्या कर दिए जाते हैं, निक्षेपित कर दिए जाते हैं, जिससे हर साल मिट्टी को कुछ नए खनिज प्राप्त होते हैं, जिससे प्राकृतिक इसकी उत्पादकता बनी रहती है। ये सभी चीजें जो मैं बता रहा हूं इनका जिक्र आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इस राज्य के उत्तर में देखेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा, इधर पूरब में नागालैंड और जो है कि मणिपुर दिखाई देगा, दक्षिण में मिजोरम दिखाई देगा, यहाँ पर आपको मेघालय दिखाई देगा, और फिर यहीं पास में ये जो क्षेत्र है बांग्लादेश दिखाई देगा। एक चीज तो हमने समझ लिया कि आखिर इसकी लोकेशन क्या है। दूसरा, आप एक चीज और समझिए कि जब मुगल साम्राज्य था तो मुगल साम्राज्य ने इन सभी क्षेत्रों पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार किया था। जैसे आपने सुना होगा प्लासी का युद्ध, सुना होगा बक्सर का युद्ध सुना होगा। तो अब देखिए, ये जो वर्तमान का जो बांग्लादेश है, उस समय क्या था, यह जो है कि भारत का ही भाग हुआ करता था। तो आपको पता है कि यहाँ तक तो मुगल साम्राज्य जो है कि आ गया था, लेकिन उनको बढ़ना था इधर आसाम की ओर, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहे थे। ऐसा इस वजह था क्योंकि यह जो असम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक साम्राज्य था जिसका नाम है अहोम किंगडम। आप देख सकते हैं यहाँ पर अहोम किंगडम को दिखाया गया। ये क्षेत्र देखिए जो नीले कलर में आपको दिखाया गया है कितना बड़ा है, और इसी के कारण जब इधर से मुगल साम्राज्य आने का प्रयास कर रहे थे तो उनके बीच में एक बाउंड्री थी, और वह किसके द्वारा बनाई जा रही थी, अहोम किंगडम, अहोम साम्राज्य के द्वारा।
इसके बाद यह जो कूच किंगडम है, कूच साम्राज्य है, यह क्या था, मुगल साम्राज्य से जुड़ गया था और कूच किंगडम बार बार जो है कि प्रयास कर रहा था कि किसी भी तरह से मुगल क्या करें, इस अहोम किंगडम पर अपना अधिकार कर लें। ठीक इसी तरह का सहयोग कई बार जो है कि जयंतिया किंगडम ने भी दिया, लेकिन जो अहोम साम्राज्य है इसका जो स्थापना हुई थी, इसके जो लड़ाके थे वो काफी मजबूत थे और इसी के कारण इस साम्राज्य पर जो है कि लंबे समय तक जो है कि मुगल इस पर कब्जा नहीं कर पाए। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कि इस पर जरूर अधिकार किया, लेकिन मुगलों के लिए काफी सिरदर्दियां बने रहे। आई होप अब थोड़ा सा हमने आपको जब ब्रीफ कर दिया है, अब एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। असम या फिर जो है कि आसाम उत्तर पूर्व भारत का एक प्रमुख उपजाऊ राज्य है और ये चारों ओर से सुरम्य पर्वत श्रेणियों से घिरा है। सुरम्य पर्वत श्रेणियों का मतलब है कि ऐसी पर्वत श्रेणियों से घिरा है जिनसे होकर आवागमन हो सकता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर है और जनवरी 1960 में इसको क्या किया गया था, राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और इस राज्य का अर्थात जो इसका क्षेत्रफल है इतना, इस राज्य का लगभग 72% क्षेत्र जो है एक घाटी में स्थित है और उस घाटी का नाम है ब्रह्मपुत्रा की घाटी। क्योंकि 72% एरिया ब्रह्मपुत्रा की घाटी में है और इसी के कारण यहाँ की कृषि उत्पादकता ज्यादा है, कारण जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम और मेघालय और पश्चिम में बांग्लादेश स्थित है। अब समझते हैं हम अहोम साम्राज्य के विषय में। असम को हमने देखा, असम तो वर्तमान का हमारा राज्य है, लेकिन जो अहोम साम्राज्य था उसके विषय में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के इस राज्य पर लगभग 600 साल तक अर्थात 1225 से लेकर 1826 तक अहोम साम्राज्य का शासन था, अर्थात अहोम किंगडम का शासन था। ये जो अहोम साम्राज्य है इसकी स्थापना की गई थी म्यांमार के सान पठार या सान क्षेत्र से आए सुखफा नामक एक राजा के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर सुखफा कौन थे, तो बताइएगा कि म्यांमार के सान प्रांत के एक प्रिंस थे, एक राजा थे और उन्होंने असम वाले क्षेत्र में आकर क्या किया था, अहोम साम्राज्य की स्थापना की थी। ये जो साम्राज्य बनाया गया था, इस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में मानस नदी से लेकर पूर्व में पटकई बूम वाला जो पहाड़ी क्षेत्र वहां तक था। आप समझ सकते हैं साम्राज्य कितना बड़ा रहा होगा। मध्यकाल में यहाँ के राजा को असम राजा कहा जाता था, लेकिन लोग इनको जो है कि पुकारते थे, वह नाम था चाओफा। तो जो चाओफा है इसका दरअसल अर्थ होता है, इसमें दो शब्द हैं। पहला शब्द है चाओ जिसका अर्थ होता है राजा और फा का अर्थ होता है स्वर्ग, अर्थात स्वर्ग के राजा। तो आपको पता है कि मध्यकाल में और प्राचीन काल में जो राजा होते थे अपने आप को धर्म से स्थापित करते थे। तो चूंकि आए तो यह म्यांमार से थे, लेकिन जब इन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया तो अपने आप को पूरी तरह से लगभग हिंदू धर्म से जोड़ दिया और इसीलिए इनको लोग बुलाते थे चौफा, अर्थात राजा, और राजा कहाँ का, स्वर्ग का। तो प्रयास यह था, इनका भी यह मानना था कि हमें जो स्वर्ग देव कहा जाता है हम इस क्षेत्र को स्वर्ग बनाएंगे। हालांकि हर शासक ऐसी घोषणाएं करता है, कितना सफल हो पाता है ये तो इतिहास ही बताता है। अहोम साम्राज्य भले ही जैसे कि हमने बताया कि बाहर से आए हुए लोग थे, लेकिन हिंदू जनता के धर्म को यह काफी मान्यता देते थे और खुद को भी हिंदू धर्म से इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। अब ये तो हमने बता दिया इस साम्राज्य के संस्थापक। इस साम्राज्य के जो सेना प्रमुख है उनको बोला जाता था बोरफू खान। तो ये जो बोरफू खान है बार बार इसका जिक्र आएगा, इसलिए मैं बार बार अंडरलाइन कर दे रहा हूं कि इसको भूलिएगा। तो जब भी मैं किसी व्यक्ति के नाम के साथ बोरफू खान शब्द जोड़ूंगा तो इसका समझ जाना है कि अहोम साम्राज्य के क्या है, सेनापति हैं। इस साम्राज्य के पश्चिम में जैसा कि हमने दिखाया कूच साम्राज्य था, दक्षिण में जयंतिया किंगडम था और मणिपुर किंगडम, मणिपुर साम्राज्य भी हमने दिखाया, और पूर्व में तो म्यांमार था ही जहां से यह आए थे। इस साम्राज्य का जो सर्वाधिक तनाव इनमें से होता था वह था कूच साम्राज्य से, और कूच साम्राज्य से इसलिए होता था क्योंकि कूच साम्राज्य कई बार जो है कि मुगलों का साथ देता था। उद्देश्य एक कूच साम्राज्य का और मुगलों का यह था कि इस जो है कि इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया जाए, अहोम साम्राज्य को क्या कर लिया जाए, मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाए, और इसी में सहयोग दिया जाता था कूच साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य जिसका विस्तार मध्यकाल में कूच बिहार तक हो गया था, वो पूर्व की ओर बढ़ना चाहता था, और पूर्व की ओर बढ़ना चाहने के लिए उसको क्या करना था, कहीं ना कहीं अहोम जो साम्राज्य था उसको नष्ट करना होता या उसको सत्ता से हटाना होता। और इसी के कारण
कई बार कुश साम्राज्य ने जो है कि मुगलों का साथ दिया, और जब वह कुश साम्राज्य मुगलों का साथ देता था तो स्वाभाविक है उसकी जो खटबन है, उससे क्या जो तनाव है अहोम साम्राज्य से बढ़ जाता था। और जब भी अहोम और कुश साम्राज्य का तनाव बढ़ता था तो मुगल क्या करते थे, अपने आप को कुश साम्राज्य के साथ स्थापित करते थे, अर्थात अपनी प्रतिबद्धता कुश साम्राज्य के साथ दिखाते थे। दरअसल एक तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यह थी कि जो मुगल हैं उनको पूरब की ओर बढ़ाया जाए, और इसमें क्या था, कुश साम्राज्य जो है कि सहयोग कर रहा था, और शायद उसकी संभावना यही रही होगी कि यदि अहोम साम्राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाएगा तो जो तनाव कुश और अहोम का था वो खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है कि कुश साम्राज्य को लगता था इससे हमारी स्वतंत्रता भी बची रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता। आपको पता है कि मुगल साम्राज्य भी क्या था, एक कहीं ना कहीं विस्तारवादी नीति को अपनाता था और अधिकांश क्षेत्रों को अपने अधीन करना चाहता था, जैसा कि वह अहोम साम्राज्य के संदर्भ में कर रहा था। मुगल साम्राज्य जो है कि अहोम को या अहोम साम्राज्य को दो कारणों से अपने अंदर मिलाना चाहता था। पहला तो यह था कि अहोम साम्राज्य का जो उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है वह इस पर नियंत्रण स्थापित कर ले, क्योंकि इसकी उत्पादकता काफी ज्यादा थी, कई प्रकार के संसाधनों से यह क्षेत्र संपन्न था। दूसरा यह था कि वह ये चाहते थे कि संपूर्ण भारत में क्या किया जाए, अपना साम्राज्य स्थापित किया जाए। हालांकि उस समय भारत की जो संकल्पना थी वह इस रूप में तो वर्तमान समय में जैसा हम देखते हैं वैसे तो नहीं आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दायरा यह था कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य को बढ़ाया जाए। और इसी के कारण जब भी मुगल क्या करते थे, वह अहोम पर हमला करते थे, अहोम क्षेत्र की ओर बढ़ने का प्रयास करते थे, जिसमें मुगलों का साथ देते थे कूच, तो इससे क्या होता था, अहोम कूच और मुगल संघर्ष प्रारंभ हो जाता था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो टॉपिक है कितना इंटरेस्टिंग है, और साथ ही साथ ये जो है कि सभी कड़ियां कितनी जुड़ी हुई हैं। वर्ष 1615 में जो कूच बिहार वाला क्षेत्र था, कूच साम्राज्य वाला जो क्षेत्र था, ये जो साम्राज्य था कूच साम्राज्य, यह जो यहाँ पर जो सत्ता थी, सत्ता का मतलब कोई परिवार से, जो राजा का परिवार था, इस राज्य परिवार में क्या हो गया, फूट पड़ गया, अर्थात सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हुआ कहाँ, कूच साम्राज्य में ही। तो ध्यान दीजिएगा, कूच साम्राज्य में ही क्या हुआ, इनके राज परिवार में फूट पड़ गया 1615 में, और सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें इसी राज परिवार अर्थात कूच साम्राज्य में जो लोग थे वो दो गुट में शामिल हो गए। एक गुट ने समर्थन प्राप्त किया मुगलों का, तो दूसरे गुट का समर्थन किसने किया, अहोम के द्वारा किया गया। और दोनों का उद्देश्य था कि जो कूच साम्राज्य है उसकी गद्दी पर अगर हमारा जो है कि पसंद का व्यक्ति बैठेगा तो हमारा जो क्षेत्र है वो सुरक्षित रहेगा। और इसके कारण यहाँ पर संघर्ष प्रारंभ हो गया। और ये जो संघर्ष है जो कि कूच साम्राज्य को लेकर हुआ था, यह संघर्ष छोटा मोटा नहीं था, यह 1615 से लेकर 1682 तक चला। आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा समय तक चला, और इसमें कोई निर्णायक लड़ाई एक ही बार में नहीं हो पाई। यहाँ पर 18 प्रमुख लड़ाई हुई, लेकिन उसमें से 2-3 जो लड़ाई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 1600 चूंकि 1615 में ही संघर्ष प्रारंभ हो गया, कई तरह के इसमें संघर्ष होते रहते थे, बार बार एक सेना दूसरे सेना को हराती जीतती, और यह क्रम चलता रहा, 18 बार तक चलता रहा। समय जब आया जो है कि 1661 का, इस समय क्या हुआ, बहुत बड़ी मुगल सेना ने क्या किया, अहोम पर हमला कर दिया, और इसमें क्या हो गई, अहोम साम्राज्य की हार हुई, और अहोम साम्राज्य को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। और साथ ही साथ जो गुवाहाटी का क्षेत्र था, जो इनका साम्राज्य का हिस्सा था, यह देना पड़ा मुगलों को। अब 1662 में जब यह समझौता के बाद क्या हुआ, गुवाहाटी क्या हो गया, इनके मुगलों के पास में आ गया। तो इसके बाद जो अहोम साम्राज्य था उसमें कई तरह के तनाव उत्पन्न हुए, और अहोम साम्राज्य के जो संस्थापक या जो राज परिवार के लोग थे वह अपने आप को अपमानजनक महसूस कर रहे थे। लेकिन इसी में एक नाम आता है लचित, जो है कि बोरफुकान। अब देखिए फिर से वही शब्द आया है, बोरफुकान का मतलब क्या बताया था हमने, जो है कि सेनापति। तो जब लचित बोरफुकान बने अर्थात सेनापति बने, तो इन्होंने 1667 में अर्थात 1667 में क्या किया, पुनः जो है कि यह जो गुवाहाटी वाला क्षेत्र था इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अर्थात यह जो लचित बोरफुकान थे, यह इस साम्राज्य के एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, बड़े सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। अब जैसे ही क्या हुआ कि यह जो सेनापति थे लचित, इन्होंने गुवाहाटी को फिर से जो है कि 5 वर्ष बाद ही अर्थात 1662 में इस पर जो है कि कब्जा हुआ था मुगलों के द्वारा। 67 में क्या हुआ, वापस ले लिया अहोम ने इसको। जैसे ही बात जो
है कि औरंगजेब को पता चली, उसने गुवाहाटी के लिए क्या किया, आमेर के राजा राम सिंह के नेतृत्व में एक फौज अहोम भेज दी। इस समय जो अहोम राजा थे उनका जो नाम था वह था चक्रध्वज सिंघा। तो चक्रध्वज जो सिंघा थे, इनको यह उम्मीद नहीं थी कि सेना इतनी जल्दी आ जाएगी, और इस समय जो सेनापति थे वही थे जिन्होंने क्या गुवाहाटी को वापस लिया था, लचित बोरफुकान। अब जब यह सेना जो है कि मुगल सेना यहाँ पर आ गई तो इनको लगा कि ऐसे तो तुरंत हम अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तो इन्होंने कई तरह से प्रस्ताव रखा जो है कि राजा आमेर राम सिंह के सामने कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ यह अपनी तैयारी भी करते रहे। लेकिन फिर जब ये फाइनली कुछ नहीं हो पाया तो इसके 69 से लेकर 70 के बीच लगभग 1.5 साल तक कई जगह लड़ाइयाँ गई, और इन लड़ाइयों में क्या हो रहे थे, अहोम हार रहे थे। इसलिए हार रहे थे क्योंकि राम सिंह के साथ जो सेना आई थी मुगल साम्राज्य काफ़ी बड़ी थी। अप्रैल जो है कि यहाँ पर 1670, गलती से लिख गया है 1970, तो यहाँ पर अब जो है कि 1670 में यहाँ पर क्या हुआ, जो अहोम साम्राज्य थे इनके राजा की मृत्यु हो गई, और इनके बाद अर्थात चक्रध्वज सिंघा के बाद जो है कि उदयादित्य सिंघा, थोड़ा सा नाम में माफी चाहता हूं अगर गलत प्रोनाउंस हो रहा है तो यहाँ पर जो उदयादित्य सिंघा जो है कि राजा बने, इन्होंने कहा लचित से अर्थात अपने सेनापति से कि नहीं, हम इस अपमानजनक संधि और अपमानजनक हार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसके बाद हुआ, अहोम साम्राज्य ने कहा कि अब हमें क्या करना है, मुगल साम्राज्य के साथ फाइनली जो है कि मजबूती से लड़ाई करनी है, या तो हमारा साम्राज्य बचेगा या फिर जो है कि हम अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। और इसी के कारण अहोम ने गुवाहाटी के पास जो सराय घाट वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अंतिम लड़ाई जो है कि 1671 में लड़ी। यहाँ पर बार बार गलतियां हो रही हैं, 1671 में लड़ी, और इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल लड़ाई लड़ेंगे। और इस लड़ाई में क्या हुआ, कई उतार चढ़ाव आए, कई बार ऐसा लगा कि जो अहोम सेना है वो हार जाएगी, लेकिन यह जो लचित बोरफुकान थे, जो यहाँ के सेनापति थे, यह जो है कि बहुत ज़्यादा मजबूत थे। मजबूत का मतलब यह है कि इनका जो धैर्य था वो काफ़ी ज़्यादा था, और किसी भी तरह से ये हारने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी के कारण इन्होंने अपने जो है कि छोटी सी सेना के माध्यम से क्या किया, अहोम आर्मी ने इस लड़ाई को जीता, अर्थात मुगलों को वापस धकेल दिया। इसके अगर मैं घटनाएं सुनाऊं थोड़ा सा इसको रोचक बनाने के लिए, तो यह कहानियां हैं कि यह जो सराय घाट वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या था, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, उस ब्रह्मपुत्रा नदी के माध्यम से क्या हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, अर्थात नेवी का एक तरह से यूज किया जा रहा था। तो कहा जाता है कि यह जो लचित बोरफुकान थे, यह बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, और इतना ज़्यादा बीमार हो गए थे कि इनके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि ये खड़े होकर चल फिर सके। इसलिए कहा गया था कि आपको आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब इनको लगा कि सराय घाट में जो लड़ाई हो रही है, अर्थात दोनों जो है कि अहोम साम्राज्य के और मुगल साम्राज्य की जो नेवी है, वह जो दोनों लड़ रहे हैं ब्रह्मपुत्रा घाटी में, वहीं पे इनका कैंप लगा हुआ था। तो जब लौट के अहोम साम्राज्य के जो जो सैनिक थे वो लौट के आते थे, वो बताते थे कि हम मुगलों से हार जाएंगे, हमें वापस जाना चाहिए। तो इन्होंने फाइनली कहा कि नहीं, हम नहीं हारेंगे, भले ही हमारे जान चले जाएं, क्योंकि हम जन्म ही हमारा इसलिए हुआ है कि हम अपने जो है कि साम्राज्य की रक्षा कर सके। इसके बाद क्या हुआ, लचित जो है कि बोरफुकान ने कहा कि मैं आगे बढ़ूंगा, और यह जो बीमारी की अवस्था में ही क्या हुआ, कुछ सैनिकों को लेकर यह आगे बढ़े। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ ही सैनिकों के माध्यम से इन्होंने जब अपनी चढ़ाई की, तो बाद में कुछ और सैनिक इनके उत्साह को देखकर आने लगे, और छोटी सी, बहुत छोटी सी जो है कि अहोम आर्मी ने क्या किया, इस लड़ाई को जीता और मुगलों को वापस धकेल दिया। ऐसा वापस धकेला कि दोबारा नहीं आ सकते। तो यहाँ पर तो हमें समझ में आता है कि जो अहोम साम्राज्य है वह काफ़ी जो है कि मजबूत साम्राज्य है। लेकिन इस लड़ाई में क्या हुआ कि इस लड़ाई को अहोम ने जीत लिया, लेकिन जो सेनापति और जो राजा थे इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद जो मंत्री थे वह क्या हो गए, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। कोई इस समय का जो नेतृत्व था अहोम साम्राज्य का, कोई ऐसा शासक नहीं था कि जो नेतृत्व कर सके। इसलिए 14 वर्षीय जो है सुलिकफा को राजा बनाया गया, और यहाँ के राजा 14 वर्षीय सुलिकफा को इसलिए बनाया गया ताकि इन
इनके नाम पर क्या कर सकें, यहाँ जो मंत्री थे, जो यहाँ के वजीर थे, वह अपने हिसाब से शासन चला सके। और जब 14 वर्षीय सुलिकपा को राजा बनाया गया तो इनको बोला जाता था लोरा राजा या फिर बॉय प्रिंस कहा जाता था, और इनको बस नाम मात्र के लिए बनाया गया था। बाकी यहाँ पर जो शासन कर रहे थे यह मंत्री कर रहे थे। और इस समय जो सेनापति थे वह थे लुलुक साला बोरफुकान। और ये देखिए, ये फिर से वही पद है जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया। अब लेकिन जो यह व्यक्ति था, इसकी जो इच्छाएं थी वह असीमित थी, किसी भी तरह से सत्ता अपने हाथ से नहीं जाना चाहता था, और ये चाह रहा था कि जो भी हमारे पास सत्ता है, जो शक्ति है, हमारे पास रहे। इसलिए चुन चुनकर इस साम्राज्य के उन सभी लोगों को यह मरवा रहा था, अर्थात जान से मारने का प्रयास कर रहा था। कईयों को इसने मारा भी जो कि राजा बन सकते थे। अगर ये राजा बन जाते तो क्या होता, जो यह प्रिंस बॉय थे, अर्थात जो तथाकथित एक राजा बनाए गए थे, उनको हटना पड़ता। और फिर ये जो लुलुक साला जो क्या था, बोरफुकान था, जो सेनापति था, इसको क्या होता, इसकी जो पकड़ थी साम्राज्य पर वो कमजोर होती, जिसको ये चाह नहीं रहा था। इसलिए इसने, अर्थात इस सेनापति ने कहा कि हमें क्या करना है, प्रिंस गोदापनी को मारना है। और प्रिंस गोदापनी क्या थे कि लोरा राजा के बाद जो है कि उनकी अनुपस्थिति में राजा बन सकते थे। तो इसने कहा कि इनको भी हमें सत्ता से, अर्थात रास्ते से हटाना चाहिए, ताकि सत्ता पर हमारी पकड़ बनी रहे। और यह जो प्रिंस थे गोदापनी, इनकी पत्नी थी, उनका नाम था जयमती। और यह जो जयमती थी, यह जो है कि काफी सुलझी हुई थी और काफी धैर्यवान मानी जाती हैं। गोदापनी अपनी जान बचाने के लिए नागा पहाड़ी क्षेत्र में चले गए अपने कुछ समर्थकों के साथ, ताकि जो है कि अपनी जान बचा सके। लेकिन जो जयमती थी, उनको क्या किया, यह जो नया सेनापति था, इसने क्या कर लिया, इनका अपहरण कर लिया और कई तरह की यातनाएं दी। जयमती ने हर तरह की यातना झेला, और इसलिए झेला ताकि यह जो है कि अपने कुछ जो है कि इन्होंने अपने कुछ वचन दिए थे, और वचन यह दिया था कि इनके पति कहाँ है, यह बताना नहीं चाहते थे। दरअसल इन्होंने जो अपने प्राणों की आहुति दी वह इसलिए दी ताकि पता न चले कि इनके पति कहाँ हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि जयमती ने इन यातनाओं के ही दौर में क्या हुआ, अंतिम सांस ली, अर्थात अपने प्राणों की आहुति दे दी अपने पति की रक्षा के लिए। और यह जो जहाँ पर इन्होंने अंतिम सांस ली, जहाँ पर इनको जो है कि मारा गया, जहाँ पर यातनाएं दी गई, यह स्थान है जेरंगा पोथार। और जेरंगा पोथार जो स्थान है उसकी लोकेशन मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कुल मिलाकर यह जो जयमती है, असम की महिलाओं की लॉयल्टी और मजबूती का प्रतीक बनी, और इनको एक सती के रूप में देखा गया और कहा गया कि यह एक देवी का अवतार माने जाते। इसीलिए इस क्षेत्र का जो है कि महत्व काफी ज्यादा है। बाद में जो गोदापनी जो चले गए थे नागा हिल्स वाले क्षेत्र में, वापस आए, राज भी किया। लेकिन जो जेरंगा पोथार है, यह जो है कि ज्यादा फेमस हो गई। फेमस इस वजह से हुई क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने प्राणों की आहुति दी। इनका इतिहास में जो यह जो अहोम साम्राज्य है उसके इतिहास में तो बहुत जिक्र नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि है वह कहानियों के रूप में हर घर तक है। अर्थात इनका जो स्वरूप माना जाता है देवी के रूप में माना जाता है। 1935 में इनके ऊपर फिल्म बनी, जिसके बाद से असम के बाहर के लोगों ने भी इनकी जो है कि बहादुरी को जाना, और इसी के कारण वर्तमान समय में यह जो पूरा जेरंगा पोथार वाला क्षेत्र है यह बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग दूर दूर से इस क्षेत्र पर जाते हैं। अहोम साम्राज्य साम्राज्य जब था तो इसकी समय समय पर कई राजधानियां थीं, जिसमें से एक जो राजधानी थी वो था शिवसागर, जिसका नाम पहले रंगसागर हुआ करता था। और इस जो शिवसागर जिसका पहले नाम रंगसागर हुआ था, इसके मुख्य भाग से अर्थात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जेरंगा पोथार वह स्थान है जहां जयमती की जो है कि मृत्यु हुई थी, जहां पर उनको मारा गया था। और यह एक ऐतिहासिक स्थान बन चुका है जहां पर कई ऐतिहासिक चीजें अभी भी हैं। और इसी के कारण जो है कि लोग हर साल यहां पर कई हजार की संख्या में लोग जाते हैं। और यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका विशेष भावनात्मक जुड़ाव इनके साथ होता है। कारण यह है कि इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जिस तरह से पुरुष
क्या होते हैं, तनाव में, यातनाओं में जो है कि अपने वचन को निभाते हैं। हर पुरुष नहीं निभाता, लेकिन यहाँ पर जो है कि जो महिलाओं हैं उन्होंने कहा कि वो अपनी प्राणों की आहुति दे देंगी, लेकिन जो उन्होंने अपने पति को या अपने किसी भी व्यक्ति को वचन दिया है उसको जो है कि वो झूठा साबित नहीं होने देंगे। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ के जो सेनापति थे, पहले जो सेनापति हुआ करते थे काफी जो है कि वह अपने राज्य के प्रति प्रतिबद्ध थे, लेकिन बाद के जो सेनापति थे उन्होंने क्या कर दिया, इस पूरे साम्राज्य को समाप्त कर दिया। बाद में जब क्या हुआ कि म्यांमार और जो है कि ब्रिटिश कंपनी का अर्थात ब्रिटिश शासन का जब संघर्ष हुआ, तो उसके बाद से इस संघर्ष के बाद क्या हुआ, ये जो अहोम साम्राज्य है इस पर भी ब्रिटिश शासन का सत्ता स्थापित हो गया। लेकिन जो अहोम साम्राज्य है या फिर जो जयमती का इतिहास है, जो चेरंगा पोथार का इतिहास है, आज भी क्या है, वह ताजा है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि चेरंगा पोथार और अहोम साम्राज्य इस समय चर्चा में क्यों बना हुआ है, इससे किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।